हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और एक साल छोड़ करके एक साल बोर्ड परीक्षा में 99% इसे पूछा जाता है। और एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह एक ऐसा टॉपिक है जो सेशन के एंड तक बच्चों के दिमाग में 100% क्लियर नहीं होता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने पहली बार में बहुत अच्छे तरीके से आज के इस वीडियो को देखा और साथ साथ में अगर आपने इसके नोट्स भी तैयार किए तो आप 100% इस टॉपिक को आजीवन याद रख पाएंगे। बस शर्त ये है कि आपको इसको अपने साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इससे पहले अपन ने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा है जो कि बहुत ईजी है, उसी से मिलता जुलता पैटर्न है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा लिखने के लिए कहूँगा। लेकिन जैसे आपने देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में सारे के सारे सेल हैं वो एक दूसरे के साथ एकांतर क्रम में यानी एक के बाद एक श्रृंखला के रूप में लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे समांतर क्रम में आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि सारे के सारे सेल हैं वो एक दूसरे के साथ समांतर रूप में लगाए जाएंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों के पास सबसे पहले एक डायग्राम बना देता हूँ कि ये मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है और ये उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E1 है और आंतरिक प्रतिरोध है वो R1 है। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास एक दूसरी बैटरी है और ये उस दूसरी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध R2 है। अब आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ये जो दूसरी बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल भी इस तरफ हो सकता है और नेगेटिव टर्मिनल भी इस तरफ हो सकता है। आप दोनों में से कोई सा भी मेथड ले लें, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन सुविधा के लिए अपन अक्सर क्या करते हैं कि इन सभी बैटरीज का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक तरफ लेते हैं, पहली बैटरी का भी और दूसरी बैटरी का भी। दूसरी बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो आपको E2 दे रखा है। मेरी बात क्लियर है। इस तरीके से आप समांतर क्रम में दो से ज़्यादा सेल भी काम में ले सकते हैं। लेकिन अपन छोटा सा डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। लास्ट में वीडियो के एंड में विभिन्न स्थितियों के द्वारा अपन ये कह देंगे कि यहाँ पे अगर आप बहुत सारे सेल लेंगे तो रिजल्ट आपके इस तरीके से प्राप्त होंगे। इन दोनों को आपको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो जैसा कि आप लोगों ने कैपेसिटर के अंदर समांतर क्रम पढ़ा है, प्रतिरोधों के अंदर भी समांतर क्रम पढ़ा है, तो ठीक उसी तरीके से आप इनको भी समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि कैपेसिटर के अंदर प्लस प्लेटें हैं वो ऑटोमेटिक एक तरफ आ जाती हैं समांतर क्रम में, नेगेटिव प्लेटें हैं वो भी ऑटोमेटिक एक तरफ आ जाती हैं। प्रतिरोधों के अंदर प्लस और माइनस का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बैटरीज के अंदर प्लस माइनस का बहुत बड़ा चक्कर रहता है। तो अभी अपन डेरिवेशन जो कर रहे हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप चाहें तो दोनों के प्लस सिरे एक तरफ ले लें या फिर दोनों के माइनस सिरे आप पहली तरफ ले लें। आप प्लस और माइनस दोनों ना लें कि पहले का प्लस ले लिया और दूसरे का माइनस ले लिया, इससे रिजल्ट्स बदल जाएंगे। हालांकि मैं वीडियो के बीच में आप लोगों को ये बताता जाऊंगा कि अगर यहाँ पे आपने अगर इसके सिरे चेंज करके लगाए होते तो आपका रिजल्ट है वो किस तरीके से बदल जाता। लेकिन अपन इसी तरीके को याद रखेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि इसके समांतर क्रम में एक लोड प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध, जो बड़ा प्रतिरोध होता है जिसे अपन सब लोग हमेशा कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसको यहाँ पे प्रदर्शित करूँगा, दर्शाऊँगा मैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक कैपिटल रेजिस्टेंस R लगा दिया है। बात क्लियर है। अब चलिए, आप जानते हैं कि इन दोनों बैटरीज के द्वारा यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो होगा। ये ऊपर वाला जो सर्किट है वो इसके क्षेत्र में है, नीचे वाला ये जो परिपथ है वो इसके प्रभाव क्षेत्र में है। तो इनकी खुद की वजह से धाराएं प्रवाहित होंगी। और आप जानते हैं कि बैटरी के प्लस सिरे से बाहर की तरफ करंट निकलता है, तो ये प्लस सिरे से बाहर की तरफ करंट निकल जाएगा और इसके करंट को अपन कह देंगे वैल्यू I1 है। आप कैपिटल I1 भी कह सकते हैं या स्मॉल I1 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे आपने पॉजिटिव लिया है, इसलिए यहाँ पे आप जो करंट लिखेंगे वो बाहर की तरफ I2 लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव लिया होता, ये वो परिस्थिति आ गई है, अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव लिया होता तो कोई फर्क नहीं होता, केवल इस करंट की जो डायरेक्शन है वो आपके अंदर की तरफ हो जाती। बात क्लियर है। जब आप लोग छठे चैप्टर में जाएंगे, इससे ठीक आगे वाले में, तब आप लोग एक विशेष तरीके का नियम पढ़ेंगे जिसे अपन संधि नियम कहेंगे, विद्युत धाराओं का संधि नियम कहेंगे। अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि ये I1 करंट इधर आ रहा है, ये I2 करंट इधर आ रहा है, तो दोनों करंट जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे इस सर्किट के अंदर जो बहने वाली धारा होगी, अगर मैं उसको I करंट कह दूं तो वो जो I करंट है वो आपके I1 प्लस I2 के योग के बराबर हो जाएगा। इस सुविधा के लिए अपन इन दोनों के प्लस सिरे एक तरफ लेते हैं। अगर अपन माइनस सिरा यहाँ पे ले लेते तो ये करंट की I2 की डायरेक्शन इस तरफ हो जाती और ये इक्वेशन आपकी बदल जाती। अब ये इक्वेशन क्या फॉर्म में बदल जाती, क्या नया रूप बन जाता, वो आपको चैप्टर नंबर जब आप 6 पढ़ेंगे उसके बाद अगर आप ये टॉपिक दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए अपन यही स्थिति लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब अपन क्या कहते हैं, ये मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। तो एक तो ये ऊपर वाला पोर्शन जितना आपको दिखाई दे रहा है और एक ये ए बी वाला जो आर प्रतिरोध है वो दिखाई दे रहा है, वो दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर क्रम में है। तो इस ए बी के बीच वाले सिरे के ऊपर जो विभवांतर आएगा आर प्रतिरोध के किनारों पर, वो और ये जो दोनों सेलों का जो तुल्य संयोजन है, इनका जो टर्मिनल वोल्टता है वो दोनों एक दूसरे के समान आएगी क्योंकि ये समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इसमें से I करंट आ रहा है, R इसका प्रतिरोध आपको दे रहा है। तो सिंपल आप जानते हैं कि सर ओम का नियम कहता है भैया कि V इज इक्वल्स टू IR होता है। क्लियर है। अब मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना है। जब श्रेणी क्रम संयोजन की आप लोगों ने बात करी थी तो दोनों सेलों का जो टर्मिनल वोल्टताएं थी वो जुड़ करके पूरे परिपथ की तुल्य टर्मिनल वोल्टता बन रही थी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परिपथ के अंदर तुल्य धारा है, वो इन दोनों धाराओं के ऊपर डिपेंड करेगी। और अभी इस परिस्थिति के लिए अपन कह रहे हैं कि परिणामी धारा है वो I1 प्लस I2 के योग के बराबर रहेगी। तो आप लोगों को पता है कि पहले इस बैटरी के किनारों की टर्मिनल वोल्टता निकाल लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने टर्मिनल वोल्टता पढ़ी है। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसी तरीके से अपन इस दूसरे सेल के किनारों के ऊपर भी टर्मिनल वोल्टता निकाल लेंगे। अब टर्मिनल वोल्टताओं का योग थोड़ी करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की तरह है। आपको करना क्या है कि उस टर्मिनल वोल्टता के फॉर्मूले से धारा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना और उस टर्मिनल वोल्टता के फॉर्मूले से यहाँ से धारा की वैल्यू कैलकुलेट करना और उन दोनों धाराओं की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन में रख देना। आपका पूरा डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। तो ये इसकी बेसिक कहानी है, प्रारंभिक कॉन्सेप्ट है, एक रूपरेखा है जो आप लोगों के दिमाग में पहले से होनी चाहिए। ये रफ वर्क अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में भी इस डेरिवेशन में पूरे सेशन के एंड तक कन्फ्यूजन रहता है और भूल करके गलती कर देते हैं और उनके स्कोर है वो माइनस हो जाता है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना। चलिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे सेलों के समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा लिखनी चाहिए, ठीक है। परिभाषा लिखने के बाद में अपने ये जो डायग्राम में आपने जो फिजिकल क्वांटिटीज़ ली हैं उनके बारे में अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूँ। तो इसमें अपन ने लिखा है कि सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों के धन टर्मिनल एक बिंदु पर और जो ऋण टर्मिनल हैं, दूसरे जो टर्मिनल हैं वो दूसरे किसी एक बिंदु पर जुड़े हों, ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। हालांकि मैं आप लोगों को कहता हूं कि ये अपने लेवल की 12th लेवल की डेफिनेशन है। इससे ऊपर जब आप अलग अलग परिस्थितियों में जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सभी सेलों का कोई भी एक सिरा, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़े हुए हों। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव लेते हैं, हालांकि ये डेफिनेशन बदल जाएगी, तो वो भी आपका समांतर क्रम संयोजन ही कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए मेरे पास 10 सेल हैं, 10 में से कुछ सेलों का पॉजिटिव टर्मिनल और बाकी के सेलों का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एक बिंदु पर जोड़ दिया, और पहले वाले जिनके पॉजिटिव जोड़े थे उनका अब नेगेटिव
और जिनका नेगेटिव यहाँ जुड़ा था उनका बचा हुआ पॉजिटिव वो बाकी सारे जो सिरे हैं वो दूसरे एक बिंदु पर जोड़ दें तो भी इसे आप समांतर क्रम संयोजन ही कहेंगे। लेकिन उससे आपका जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए अपन सुविधा के लिए और अपने 12th स्टैंडर्ड के लिए अपन ये डेफिनेशन सफिशिएंट रहती है। क्लियर है? तो अब अपन क्या करेंगे, इस डायग्राम के बारे में आप लिखना शुरू कीजिए। दो सेल जिनका ईएमएफ डायरेक्ट लिख दूं E1 व E2 एवं आंतरिक प्रतिरोध, ये भी तो ले रहा है अपने को, आंतरिक प्रतिरोध ये कितना है लिख लीजिए डायग्राम में देख करके। आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः, बहुत ध्यान से लिखना है, लैंग्वेज भी आपकी बहुत शानदार होनी चाहिए। हालांकि आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं लेकिन फिर भी आप लोगों की हिंदी है वो भी शानदार होनी चाहिए। जिनका आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है, जिन्हें चित्रानुसार यानी चित्र के अनुसार, जिन्हें चित्रानुसार बाह्य प्रतिरोध कितना है भैया, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से समांतर क्रम में जोड़ा गया है या जोड़ा जाता है भी लिख सकते हैं आप। सेलों की, पहले क्या निकाल लें अपन, सेलों की टर्मिनल वोल्टता कैलकुलेट कर लीजिए आप दोनों सेलों की। बहुत अच्छे तरीके से आपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा है। टर्मिनल वोल्टता V1 दिस इज इक्वल्स टू E1 माइनस, कितनी लिखूं मैं, E1 माइनस I1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। इसी प्रकार ध्यान दें, इसी प्रकार क्या लिखूं मैं, V2 दिस इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पहला पोर्शन है यहाँ पे समांतर क्रम में कौन कौन है। देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपके पास कितने वायर जुड़े हुए हैं, 3, एक ये पहला सेल, एक ये दूसरा सेल और एक इस लोड बाह्य प्रतिरोध का सिरा। तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में हो गए। इसी प्रकार से इसका दूसरा सिरा ये और इसका दूसरा सिरा, तो ये अगेन पैरेलल में हो गए। ठीक है, तो जब ये तीनों समांतर क्रम में हैं तो तीनों के सिरों के ऊपर जो विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता आएगी वो भी तो इक्वल आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों समांतर में, चाहे आप यहाँ पे कितने भी सेल जोड़ दें वो सारे के सारे समांतर में हैं और उनकी टर्मिनल वोल्टता है वो भी इक्वल आएगी। तो जब उनकी टर्मिनल वोल्टताएं इक्वल आएंगी तो इनको अपन V1 और V2 ना कह के केवल V कह दें तो भी बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अतः पहले मैं लिखता हूँ कि चूंकि V1 इज इक्वल्स टू V2, तो डायरेक्ट क्या लिख देना चाहिए मुझे, यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है। क्या मैं V1 की जगह V लिख करके एक लाइन दोबारा लिखूं? आप लोगों को पता है यहाँ पे डायग्राम में कि सर यहाँ पे टोटल करंट अपने को निकालना है जो कि I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो पहली वाली इक्वेशन से अपन I1 की वैल्यू निकाल लें और दूसरी वाली इक्वेशन से I2 की वैल्यू निकाल लें, फिर दोनों वैल्यूज़ को अपन यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे तो आपके पास परिपथ में बहने वाली तुल्य धारा आ जाएगी, परिणामी धारा आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट V1 और V2 की जगह वैल्यू अपन V कह देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया V दिस इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1। एक लाइन आपको इस तरीके से लिखनी है। अब मुझे यहाँ से I1 की वैल्यू बता दीजिए, कैसे लिखूँ मैं, मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन शार्प करनी है। ये नेगेटिव पोर्शन है, इसको इधर भेज दूँ और ये पॉजिटिव का V इस तरफ भेज दूँ, तो ये E1 तो मेरे पास पहले से है और ये V जब दूसरी तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पूरा पोर्शन जब चेंज होके जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव में है और R1 इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा R1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसकी दूसरी वैल्यू निकाल लीजिए इसी ऊपर वाली इक्वेशन को देख करके। तो इसी प्रकार I2 की वैल्यू निकाल दूं क्या मैं, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे E2
माइनस में V2 की जगह भी मैं V लिखूंगा, V अपॉन R2 की वैल्यू हो जाएगी 2। परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा, देखिए आप लोगों के दिमाग में ये कहानी पहले से होनी चाहिए कि मुझे इस डेरिवेशन में क्या लेके चलना है और क्या करना है। टर्निंग पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं I1 और I2 की वैल्यू को रखता हूँ, तो कुल धारा कितनी होगी, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगी। ज़्यादा यहाँ पे कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑटो अंडरस्टूड है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, I में से E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, ये वैल्यू रख दीजिए। अब आप एक काम और करें, इसको आप दोनों में, ये जो बटा में R1 है ये इसके और इसके दोनों के नीचे भी तो है, दोनों के नीचे ही है, तो इसको सेपरेट कर लीजिए। तो आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, E1 अपॉन R1 V अपॉन R1। अब आप कहेंगे कि सर माइनस क्यों नहीं लिया, चलिए ये मैं माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसी प्रकार से क्या होगा, E2 अपॉन R2 होगा ना, तो उसको E के साथ में लिख लूँ तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा, तो प्लस लिख दिया मैंने E2 अपॉन R2। और अब इसमें से जैसे माइनस V अपॉन R1 आया है, वैसे इसमें भी माइनस V अपॉन R2 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं करता क्या हूँ कि उसको मैं इस तरीके से न लिख करके माइनस को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें से भी माइनस बाहर आ गया और इसमें से भी माइनस बाहर आ गया, तो मेरे पास क्या बच गया, V अपॉन R2 रह गया। तो अच्छे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो कैलकुलेशन को ज़्यादा विस्तार से नहीं करते हैं, एक दो स्टेप्स छोड़ करके करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और भी एक लाइन बढ़ाने का प्रयास किया है, कम कर सकता था क्या, कि यहाँ दोनों से मैं V को बाहर ले सकता था। तो चलिए अगली लाइन में हो जाएगा, ये मेरे पास I आ जाएगी, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। आप चाहें तो इसके एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लें, तो इसका मैं एलसीएम लेकर के पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा इसका R1 R2, E1 है उसके मल्टीप्लाई में R2 चला जाएगा और E2 है उसके मल्टीप्लाई में R1 चला जाएगा। यहाँ पे मैं माइनस ले लेता हूँ, इसमें से मैं V कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो उसका भी आप एलसीएम ले लीजिए, तो R1 R2 आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, R2 प्लस R1। बात क्लियर है, यहाँ तक सिंपल कहानी है, कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ मैं, डायग्राम बना करके पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता V1 की वैल्यू, दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता V2 की वैल्यू लेनी है। चूंकि दोनों समांतर क्रम में है इसलिए V1 और V2 की वैल्यू इक्वल आएगी। दोनों इक्वेशन के अंदर V1 और V2 की जगह V रख करके I1 और I2 की वैल्यू अपने को निकाल लेनी है, और I1 और I2 का जो योग होगा वो परिपथ में बहने वाली टोटल धारा हो जाएगी, तो वहाँ पे अपने को I1 I2 की वैल्यू रख देनी है। अब इसकी सिंपल सॉल्यूशन करना है। मेरे दिमाग में एक बात ये भी चलनी चाहिए कि मुझे ये जो इक्वेशन है वो टर्मिनल वोल्टता की फॉर्म में बनानी है। टर्मिनल वोल्टता की फॉर्म का मतलब क्या है, V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, यही तो होता है। तो यहाँ पे मैं इसको V के फॉर्म में बनाऊंगा, तो V के फॉर्म में बनाने के लिए ये जो नेगेटिव पोर्शन है इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये प्लस में चला जाएगा, और ये जो I यहाँ पर है वो इस तरफ माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंटरचेंज करता हूँ, देखिए ये मेरे पास V की वैल्यू है, ये सारा पोर्शन इसके मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं। तो क्या करूँगा, ये मेरे पास E1 के साथ में मल्टीप्लाई में R2 है, प्लस E2 इसके मल्टीप्लाई में R1 है, बटा में मेरे पास R1 इंटू R2 चल रहा है। ये I जो है वो इस तरफ आएगा, और इस तरफ आएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में। ये माइनस का था ना, प्लस में चला गया, और ये I है वो माइनस में आ गया। अब यहाँ पे आपके पास माइनस में I आ गया, लेकिन ये सारा पोर्शन इसके मल्टीप्लिकेशन में था, और मल्टीप्लिकेशन की कहानी जब दूसरी तरफ आप ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड को जब आप गुणा में करेंगे तो वो उलट जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, तो ये R1 R2 ऊपर चला गया, और R1 प्लस R2 कह दीजिए, या R2 प्लस R1 कह दीजिए, एक ही बात है, वो बटा में आ गया। सिमिलरली ये जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है वो क्या इसके एक के गुणा में ही जाएगी, क्या दोनों के गुणा में जाएगी। ये I है, ये भी तो कहेगा भैया मेरा भी तो हिस्सा है उसमें, तो सिमिलरली इसके गुणा में भी आएगी, और इसके गुणा में आकर के वैल्यू जब उलट जाएगी तो R1 प्लस R2 इस फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो सर R1 से R2 कैंसिल आउट हो गया। बात क्लियर हो रही है, सिंपल सी तो कहानी है, मैथमेटिक्स है।
अब इसको थोड़ा इजी कर लीजिए, तो v इज इक्वल्स टू सर E1R2 प्लस E2R1 बटा में लिख दीजिए आप R1 प्लस R2 माइनस आई रह गया, और ये हो गया मेरे पास R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी है? टर्मिनल वोल्टा की इक्वेशन नहीं है क्या आपके पास? टर्मिनल वोल्टा की। कैसे? अगर मैं ये कह दूं कि भैया ये V है, ये मेरे पास E इक्विलियंट है, इस पूरी वैल्यू को E इक्विलियंट कह देता हूँ। क्यों? क्योंकि इस E के गुणनफल में R है और बट्टा में भी R है, तो मात्रक कैंसिल होएगा तो केवल वोल्ट ही तो बचेगा। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पर बात क्लियर हो रही है? इसके गुणनफल में R है, उसके बट्टा में भी R है। अरे ये प्रतिरोध है भैया प्लस में, तो 5 प्लस 3 अगर मैं कहूँगा तो 8 ओम ही तो होगा ना। अरे नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में थोड़ी है, प्लस में ही तो है, तो मात्रक ओम आएगा ना। तो वो मात्रक ओम इसके साथ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ वोल्ट ही तो बचेगा। तो ये मेरे पास E इक्विलियंट के तुल्य है, माइनस ये मेरे पास I आ गया, और इसको मैं कह देता हूँ R इक्विलियंट। ठीक है, अब E इक्विवेलेंट आपने किसको लिया है? वो इस समांतर संयोजन का परिणामी विद्युत वाहक बल हो जाएगा। R इक्विवेलेंट किसको कहा गया है? वो इस पूरे संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि सर मैंने लिखा है E इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसी प्रकार से आप R इक्विवेलेंट रख दीजिए। तो R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? वही जो यहाँ पे लिखी है आपने लिख दीजिए R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये दोनों वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है कि समांतर संयोजन में, ये तो बहुत सिंपल सा ही है। ये क्या आ रहा है? ये समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध ही तो आ रहा है, तुल्य प्रतिरोध ही तो आ रहा है। ये आप लोगों के लिए परिणामी वोल्टता आएगी, तो इसको याद रखना है। तो इस तरीके से आपके पास ये जो इक्वेशन है V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट होगा, और क्वेश्चन के अंदर आपको E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट ही पूछा जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों का डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यदि बोर्ड परीक्षा के अंदर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ तक इसका सॉल्यूशन लिखना है। लेकिन अभी भी आपका जो प्रतियोगी परीक्षाओं का पोर्शन है वो अब भी बकाया है, अभी भी अपना कंप्लीट नहीं हुआ है। कंपटीशन एग्जाम का जो कहानी है वो इसके आगे स्टार्ट होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताएं, ये जो V आप ले रहे हैं, ये V क्या है? V क्या है भैया? ये V1 और V2 के इक्वल वाली तो वैल्यू है। V1 और V2 के इक्वल की कहानी तो है। एक बार मैं आपको वापस उसी डायग्राम के ऊपर लेके जाऊंगा। देखिए इसकी जो टर्मिनल वोल्टता कितनी मानी है आपने? V1। इसकी टर्मिनल वोल्टता कितनी मानी है आपने? V2। और इसकी टर्मिनल वोल्टता कितनी मानी है आपने? V। और आपने कहा कि ये तीनों समांतर क्रम में हैं, तो V1, V2 और V एक दूसरे के इक्वल होंगे। और V की जगह क्या लिख सकते हैं आप? IR लिख सकते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन के अंदर आप V की जगह IR रख करके ये जो लास्ट का रिजल्ट आपके पास आया है उस रिजल्ट को और क्लियर कर लीजिए। V की जगह IR रख करके आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस V की जगह मैं IR रखूँगा, I कैपिटल R रखूँगा, और इस पूरे कैलकुलेशन को थोड़ा सा एक स्टेप में और सॉल्व करता हूँ। देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। पहले अपन V की जगह IR लिख लेते हैं। तो ये V की जगह मैंने IR की वैल्यू लिख ली। इसके बाद में अगली तरफ मेरे पास था E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 की वैल्यू थी मेरे पास। उसके बाद में माइनस I, R इक्विवेलेंट के अंदर मेरे पास क्या था? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 की वैल्यू थी। अपन ने सिंपल V की जगह IR ही लिखा है। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे अपने को क्या लिखना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में ये जो IR है और ये I है, इसको एक तरफ कर लेना चाहिए, यही तो होगा। तो इसको जब मैं एक तरफ करूँगा तो इस माइनस की पोर्शन को आप इस तरफ ले जाएं। तो जैसे आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो I तो आ गया आपके पास कॉमन, और उसके बाद में क्या रह गया? ये रह गया आपके पास कैपिटल R। और इस वैल्यू को आप क्या कह रहे थे? R इक्विवेलेंट कह रहे थे ना। तो
तो ये माइनस का पोर्शन दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो लेकिन मैं इसको एक बार आर इक्विवेलेंट नहीं लिखता हूँ, मैं इसको सेम यही रहने देता हूँ, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 की वैल्यू हो जाएगी। और दूसरी तरफ मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी सर? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में सर R1 प्लस R2 है। ठीक है, अब यहाँ से आप I की इक्वेशन बनाएं, I की वैल्यू बनाएं, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के अंदर कई न्यूमेरिकल्स में I की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। प्रश्न आपसे कह सकता है कि परिणामी धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका सॉल्यूशन अपने को अभी कर लेना चाहिए। तो I की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये पूरा पोर्शन इसके गुणनफल में है, तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ I दिस इज इक्वल्स टू, ये आपके पास पूरी वैल्यू को मैं ई इक्विवेलेंट कह दूँ ना, नॉट लगा हुआ है मेरे पास पहले से, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ई इक्विवेलेंट बटा में ये हो गया कैपिटल आर, और ये जो वैल्यू है इसको आप क्या कह सकते हैं? आर इक्विवेलेंट कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास समांतर क्रम संयोजन में परिपथ में बहने वाली जो तुल्य धारा है, परिणामी धारा है, उसकी वैल्यू आ जाती है। क्या आएगी कि सेलों के विद्युत वाहक बलों की परिणामी वैल्यू बटा आर प्लस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर ये आर इक्विवेलेंट है वो सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध है जो कि समांतर क्रम में है, और कैपिटल आर है वो उन प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम की भांति व्यवहार करेगा। तो ये परिपथ में बहने वाली परिणामी धारा आ जाती है। अब अपन बात करते हैं विशेष स्थितियों की, विशेष इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं। नोट, ठीक है, पहला नोट मेरे पास आता है कि यदि एन सेल, कितने सेल? एन सेल समान विद्युत वाहक बल E एवं समान आंतरिक प्रतिरोध, ये भी आपको समान ही दे रखा है, समान आंतरिक प्रतिरोध, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? आंतरिक प्रतिरोध प्रत्येक का स्मॉल r है। किस क्रम में? समांतर क्रम में संयोजित हैं, समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो क्या क्या निकालना है? एक ई इक्विवेलेंट निकालना है, एक आर इक्विवेलेंट निकालना है, और एक परिपथ में बहने वाली तुल्य धारा की वैल्यू निकालनी है। तीन चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए, ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ई इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगी सर, क्या वैल्यू हो जाएगी बताएं, देखिए सॉल्व करके बताएं। सिंपल मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस ऊपर वाले फॉर्मूले में आप रखें, ये आपने ई इक्विवेलेंट कहा है, तो इसकी और इसकी वैल्यू बराबर हैं, यानी E1 E2 E3 E4 सब बराबर है, R1 R2 R3 R4 बराबर है। तो एक ER हो गया, दो ER हो गए, 3 बार 4 बार, ऐसे कितनी बार जुड़ेंगे? N बार जुड़ेंगे। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी NER बटा में प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध वो भी R है, समान है, N बार जुड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा? NR, N से N, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू E आ जाएगी। यानी कि यदि सारे के सारे सेल समान विद्युत वाहक बल के हैं, समान आंतरिक प्रतिरोध के हैं, तो उनका जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। उनको समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका विद्युत वाहक बल बढ़ेगा नहीं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध की बात कर लीजिए, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट तो आप लोगों को पता ही है कि सर मेरे पास आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताएं, आप अभी सोच करके बताएं। देखें, समांतर संयोजन में 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 1/R2 1/R3, वही तो योग होता है, सबका एलसीएम R आ जाएगा। 1 + 1 + 1 n बार करोगे तो ऊपर n हो जाएगा, फिर उलटना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आपके पास R/n हो जाएगी। सिंपल है। और इस केस के अंदर आप लोगों के पास जो परिणामी धारा की वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी
ई इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखूँ मैं, यहाँ पर ई इक्विवेलेंट है मेरे पास सर, उसकी जगह तो आप ई लिख दीजिए, बढ़िया। बटा में कैपिटल आर की जगह कैपिटल आर और स्मॉल आर की जगह आर बाई एन लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास ये परिणामी विद्युत धारा की वैल्यू आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दे करके आपसे इस तरीके के कई प्रश्न सवाल हैं वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब वही दोनों परिस्थितियां, विशेष स्थितियां अपने को दोबारा लेनी हैं जो अपन लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन में ली थी। पहली स्थिति मैं यहाँ पे लेता हूँ अपने इस टॉपिक की। दूसरी स्थिति है कि यदि सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, दैट इज वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा, तो क्या करना होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये जो इक्वेशन है, क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, n से मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरे को। तो n से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो मेरे पास एन ई हो जाएगा, इसको भी ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई करना है तो ये मेरे पास एन आर हो जाएगा, और इसको n से मल्टीप्लाई करूँगा तो n कैंसिल आउट होकर के स्मॉल आर रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि स्मॉल आर है दैट इज बहुत बड़ा है, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब आर बहुत बड़ा है तो ये जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू होगी वो बड़ी हो जाएगी आपके पास, किसकी अपेक्षा, एन आर की अपेक्षा भी बड़ी हो जाएगी। और जब एन आर की अपेक्षा बड़ी हो जाएगी तो आप इस एन आर को नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो आपके पास जब एन आर प्लस आर की वैल्यू जब आप लेंगे तो आप इसे अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू स्मॉल आर कह सकते हैं, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा है। और जब आपने इसे स्मॉल आर कहा है तो आई की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ऊपर आपके पास एन ही चल रहा है और नीचे स्मॉल आर हो जाएगा। और ये आपको क्या कह रहा है कि एक सेल की वजह से जितना करंट मिलना था उसका n गुना करंट मिलेगा अब आपको समांतर क्रम संयोजन में। परंतु इसके लिए शर्त है कि आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो आप उनको समांतर क्रम में संयोजित करें, क्योंकि श्रेणी क्रम के संयोजन में आपने इस विशेष स्थिति को बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, अब इसकी अगली स्थिति क्या हो सकती है। अगली स्थिति में डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि यदि जो स्मॉल आर है वो बहुत छोटा है कैपिटल आर की तुलना में। ये विशेष स्थिति भी आप लोगों ने श्रेणी संयोजन में भी पढ़ी है। तो जब स्मॉल आर बहुत छोटा है तो आपका जो एन आर होगा ये बहुत बड़ा हो जाएगा। भाई आर बड़ा है तो एन आर तो डेफिनेटली बड़ा होना है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है सर कि एन आर प्लस आप स्मॉल आर जोड़ेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेट एन कैपिटल आर। और इस परिस्थिति के अनुसार इस इक्वेशन में आप रखेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर तो आपके पास एन ही चल रहा है और यहाँ पे आपको एन आर लिखना होगा, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई बाई आर हो जाएगा। यानी कि यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, बाह्य प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, तो उस परिस्थिति के अंदर आपको मिलने वाला जो करंट है वो एक सेल की वजह से जितना करंट मिलना था उतना ही मिलेगा। आप चाहे समांतर क्रम में सैकड़ों सेल जोड़ दें तब भी आपको धारा है वो एक सेल के बराबर मिलेगी, पर इसके लिए शर्त यह है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो वो आपका समांतर क्रम संयोजन में सक्सेसफुल है, और यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तो ये आप लोगों का समांतर क्रम में अनसक्सेसफुल है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में सक्सेसफुल है। इस बात को अपन वहाँ पे बखूबी पढ़ा है। तो ये 3 विशेष नोट हैं जिनके द्वारा भी आप लोगों से प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो अपने लास्ट में 3 विशेष स्थितियां लिखी हैं ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के प्रश्न में डेरिवेशन के साथ में लिखने की आवश्यकताएं नहीं है। यदि कोई विशेष अलग से प्रश्न पूछा जाए तो लिखनी है। ठीक है, इसके साथ ही अपना आज का ये जो सेलों का समांतर क्रम संयोजन का टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और जैसा भी आपका फीडबैक है, जैसा भी आपको फील हो रहा है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं प्लीज़ सबके साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।